नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सड़कों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। चार धाम ऑल वेदर रोड, भारतमाला परियोजना और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे अहम प्रोजेक्ट अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी जैसे क्षेत्रों में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय से लिंक रोड निर्माण का अनुरोध किया था, जिस पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नंदा राज्यात यात्रा को ध्यान में रखते हुए भी सड़कों का व्यापक निर्माण किया जा रहा है, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से बैठक कर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार से हर बार की तरह इस बार भी पूरी सहमति सहयोग मिलने की उम्मीद है। सड़कों की दृष्टि से जहां चार धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर भारतमाला श्रृंखला में भी अनेक सड़कें हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाली आज निर्माणाधीन है और देहरादून दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वह भी पूरी तरह से अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी होना है। इसी प्रकार इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के कार्य को पूरा होने के बाद देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा दबाव हमको फुटफॉल का उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से भी हमने भारत सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वहाँ निवेदन किया था और उसके क्रम में उन्होंने हमको यहाँ पर रिंग रोड बनाने की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार बहुत सारी सड़कें हमारी और निर्माणाधीन होनी है। अभी हमारा नंदा राज्यात होना है, उसके निमित्त जो पूरी सड़क का निर्माण होना है, एक तरह से पूरे कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी होनी है। उन सभी के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करने के लिए उनके पास जाऊंगा, बैठक करेंगे हम लोग। पहले से कुछ प्रस्तावित भी है, 5 तारीख को परसों बैठक होने वाली है और हमें पूरी आशा है कि जैसे हर बार भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सड़क का मामला हो या कोई और मामले हो, सभी में हमको मदद करती है, तो इसमें भी हमको मदद मिलेगी। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे सामने ज़रूरतें हैं, उन पर काम हो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम विभागों से संबंधित लगभग 85 से ज्यादा शिकायतें समस्याएं दर्ज की गई हैं। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान 87 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः शिकायतें कुछ अतिक्रमण को लेकर, राशन व्यवस्था, बिजली बिलों और पेयजल से जुड़ी तमाम शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें संबंधित विभागों को ही मौके पर जाने के लिए और समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो पुनः आई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि शिकायतकर्ता को दोबारा न आना पड़े। सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई हुई है और यहाँ पर अभी तक 87 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्या का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर लें और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्तिनगर के ऐतिहासिक गांव मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक विकास मेले का आगाज हुआ। इस मौके पर शिराधार स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक स्थल पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी समेत ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद स्मारक स्थल से मेला परिसर तक मार्च पास्ट निकाला गया। इसमें वीर माधो सिंह भंडारी की विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मेला स्थल पर मुख्य अतिथि देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी एक युग पुरुष थे। मलेथा की धरती की हरियाली और खुशहाली के लिए उन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया है वो आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनसे त्याग, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का भाव एक आदर्श के रूप में सीखने को मिलता है।
ऐतिहासिक मेला है और मैंने इसको विगत कई सालों से इसको राजकीय मेला, औद्योगिक कृषि विकास मेला इसको बनाया है। और पिछली बार मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लेके भी आया था और मुख्यमंत्री जी जिस स्तर पर हम खड़े हैं, इस स्तर के लिए मुख्यमंत्री जी ने 80 लाख रुपए दे दिए। इसका सौंदर्यीकरण हम करेंगे, नई घोषणा मैंने यहाँ पर कराई है। और निश्चित तौर पर एक गाँव के लोगों को लेकर एक माधव सिंह भंडारी जी की जो वीर गाथा को उसको याद करने का हमें समय मिलता है। और निश्चित तौर पर माधव सिंह भंडारी जो है हमारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल का काम करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने जो है अपनी वीरता का जो परिचय दिया। और निश्चित तौर से आज आपने देखे आज पूरे गांव के लोग जो है वीर माधव सिंह भंडारी जी के जो यहाँ पर स्थल है उसमें उनको जब पूजा अर्चना करके आए। और इसके बाद हम जो है बाजार होते हुए जो कार्यक्रम स्थल पर मेले पे जाएंगे। और मेले में मैंने 2 बड़ी टीमें आज जो है बैंड मैंने यहाँ पर मंगाया है। अभी बीच में जो है किशन महिपाल का कार्यक्रम भी 7 तारीख को है। और उसके बाद फिर जो है तीर्थनगर का दिनकर भव्य मेला, तीर्थनगर में भी नागेंद्र सकलानी का जो मूल भंडारी का जो है 11 जनवरी से उसका जो है नगर पंचायत के तत्वाधान में मेला आयोजित किया जा रहा है। उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी। मेरा नाम रश्मि रावत, मैं ग्राम प्रधान मलेथा। जैसे कि हमारा इस मेले का उद्घाटन है तो इसमें माननीय विधायक जी भी आएंगे, समस्त ग्राम सभा के लोग, समस्त क्षेत्रवासी आएंगे। और ये हमारा उसके माधव सिंह भंडारी के लिए एक स्मृति है कि हम आपको अभी भूले नहीं हैं और हमको गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम उसको उसी हर्ष उल्लास से मनाएंगे। इसकी मैं कामना करती हूँ कि सभी हम अच्छे से इस चीज़ को मनाएंगे। कि माधव सिंह भंडारी की जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बेटे की बलि देना, और वो भी इतने बड़े बेटे की बलि देना जिसको उन्होंने छोटे से बड़े होते हुए देखा होगा, कई चीज़ें उसके साथ, कई सपने सजाए होंगे, उसकी बलि देना। और उसके बाद कई चीज़ें होती हैं, उसके बाद उनके जो भी वंश था उनके कोई भी नहीं रहा। तो इस चीज़ के लिए हमें माधव सिंह भंडारी की पूजा करनी चाहिए और उनको मानना चाहिए। हमारी झांकी निकलेगी यहाँ से, पहले माणिकनाथ जी की पूजा हुई, फिर उसके बाद कैला पीर की, और उसके बाद माधव सिंह भंडारी की स्मृति यहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद हम झांकी को लेके मेला स्थल पे पहुंचेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम और उसके बाद लोक गायक आएंगे। माननीय जनता से बोलना चाहूंगी कि सभी क्षेत्रवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके माधव सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका को देखें। सभी को नमस्कार। यहाँ पर पहली बार हम मलेथा गांव में यहाँ पर पूरी हमारी पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान की टीम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही भव्य यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसके अनुसार यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह पीढ़ी, अभी देखा हमने कुछ बच्चे यहाँ पर जो है झांकियों का प्रदर्शन कर रहे थे मलेथा गांव में, पूरे झांकियों का प्रदर्शन चल रहा था। वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि इस तरीके का प्रदर्शन हर जगह पे, इस तरीके के जो वीर माधव सिंह भंडारी जिनकी गाथा सुनाई जाती है, ताकि सभी लोगों को आगे पता रहे कि इस तरीके का जो है वीर बड़ हमारे इतिहास में दर्ज हैं। और बस सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपने संस्कृति, अपने विरासत को बचा के रखिए और आगे जो है निरंतर इस पर काम करते रहे। सभी लोग रखेंगे नहीं किसी चीज की, बस यही कहेंगे कि इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर गांव में। हमारे उत्तराखंड में प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, जगह जगह किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिभाएं यहाँ पर देखने को मिलती है हमारे। और बहुत सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर अपने अपने प्रतिभागी यहाँ पर हैं, जैसे मंच के माध्यम से आप देख सकते हैं। और बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमसे जुड़िए, हम भी यहाँ पर अभी कुछ देर में अपना प्रोग्राम करने वाले हैं और प्रोग्राम का आनंद लीजिए। हल्द्वानी में बीजेपी के पार्षद और संगठन में पदाधिकारी अमित बिष्ट ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये खबर हल्द्वानी से बताई जा रही है, जहां बीजेपी के पार्षद ने एक युवक पर फायरिंग की, जिससे कि युवक की मौत हो गई। इसी के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसे में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है। आगे जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में बीजेपी के पार्षद और संगठन में पदाधिकारी अमित बिष्ट ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक पर फायरिंग कर दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। हल्द्वानी से ये खबर है, जहां
पदाधिकारी जो संगठन के हैं और पार्षद हैं, उनका नाम अमित बिष्ट है, जिन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक को गोली मारी, जिससे कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है, जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये खबर हल्द्वानी से सामने आई है, जहां फायरिंग का मामला सामने आया, जहां अमित बिष्ट नाम के एक पार्षद ने एक युवक को गोली मारी, जिससे कि उसकी हत्या हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। इसी के साथ पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है और आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और पुलिस से जांच पड़ताल में जुटी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पंकज से। पंकज, जिस तरीके से पार्षद ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई और उसकी मौत हो चुकी है, ऐसे में वो युवक कौन है और आगे क्या कुछ देखने को कार्रवाई मिल रही है? ये भाजपा के पार्षद अमित बिष्ट, इनकी पहले भी कई बार पुलिस में शिकायतें, इनको एक गुंडा प्रवृत्ति का पार्षद माना जाता है। इनका सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कालाडोंगी के बंशीधर भगत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पूर्व में ये जो पार्षद है, इनके द्वारा एक लेबर के साथ इनके पुत्र और इनके भतीजों के द्वारा जो है मारपीट की गई थी, जिसके चक्कर में पुलिस इनको उठा लाई थी। लेकिन इनके बचाव में कालाडोंगी के बंशीधर भगत जो है थाने के आगे धरने में बैठ गया तो कोतवाली से छुड़ा के ले गए। आज जिसका अंजाम एक परिवार को भुगतना पड़ा, 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर अमित पार्षद के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद हल्द्वानी शहर के अंदर आक्रोश है। साफ तौर से कहना है लोगों का कि अगर बंशीधर भगत इस गुंडा प्रवृत्ति के पार्षद का सपोर्ट नहीं करते तो शायद एक युवक आज जिंदा होता है। जी बिल्कुल पंकज, यहाँ पर जिस युवक को गोली मारी, जिसकी अब हत्या हो चुकी है, क्या कुछ ऐसा कारण रहा? कोई रंजिश बताई जा रही है? क्या कुछ कारण था जो फायरिंग तक मामला पहुंच गया? देखिए, फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी आरोपी का कहना कुछ भी नहीं, लेकिन जो युवक के बारे में बताया जा रहा है वह शांत प्रवृत्ति का था, नोएडा में काम करता, 2 दिन पूर्व भी हल्द्वानी आया था और अपने दोस्त के साथ स्कूटी से जा रहा था। लेकिन अब क्या कारण है इसका पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस जो आरोपी से पूछताछ की जा रही। जी बिल्कुल पंकज, देखना होगा क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई देखने को मिलती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये खबर हल्द्वानी से बताई जा रही है, जहां बीजेपी के पार्षद और संगठन के मंत्री ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे कि उसकी हत्या हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 22 वर्षीय युवक है जो नोएडा में काम करता है और वो अपने घर आया हुआ था। ऐसे में पार्षद ने उसे गोली मार दी, जिससे कि उसकी हत्या हो गई है। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर ये मामला फायरिंग तक कैसे पहुंचा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। भीषण आग की चपेट में आकर करीब 4 दुकानें पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। वहीं दुकानों में रखा लाखों का सामान भी जलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग जांच पड़ताल में जुट गई है। बीजेपी विधायक राजकुमार पौरी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम से जनता को फायदा हो रहा है। मौके पर जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है। पंचायत स्तर पर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही है। भाजपा विधायक राजकुमार पौरी जी हमारे साथ मौजूद है। पौरी जी, जिस तरह से आप लोग प्रोग्राम चला रहे हैं जन जन के सरकार जन जन के द्वार, कितना फायदा इसका मिल रहा है और किस तरह से यह अभियान आप लोग चला भी रहे हैं? जी, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझसे सरकार के बारे में कुछ जानने की इच्छा रखी है। मैं इस संबंध में इतना कहना ज़रूर कहूँगा कि मैं अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 2014 से जो देश में शासन कर रही है, प्रदेश में शासन कर रही है, वास्तव में बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम जनता के द्वार के लिए जो कार्यक्रम रखा गया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये बहुत ही एक सुंदर कार्यक्रम है और इससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि सारे जो 28 विभाग चयनित किए गए हैं, सारे विभाग वहाँ पर उपस्थित होकर
जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान वहीं पर किया जा रहा है। और इससे जो लोगों का आने जाने का जो ऑफिसों में जाने का समय बर्बाद होता था, पैसे की बर्बादी होती थी, उससे लोगों को बचाया जा रहा है। और निश्चित रूप से लोगों को लाभ हो रहा है कि लोग एक ही स्थान पर अपने सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और निश्चित रूप से सरकार का ये कार्यक्रम जो है वास्तव में बहुत ही लाभदायक है और निश्चित रूप से इससे जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। और अभी कुछ दिन पहले मैं भी एक कार्यक्रम का श्रीगणेश करके आया हूँ अपनी विधानसभा के अंतर्गत, बाड़ा न्याय पंचायत का। तो लोगों की उसमें भीड़ लग रही है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं वो अपना वहीं पर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जो विभाग वहाँ उपस्थित नहीं हो रहा है, सरकार ने कड़े आदेश दिए हैं कि सब अधिकारी को उपस्थित रहना अनिवार्य है और जो नहीं रहेगा उसके प्रति जो है कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि तमाम क्षेत्रों में आप भी दौरा कर रहे हैं और किस तरह की शिकायतें अभी आ रही हैं, क्योंकि कई कार्यक्रमों में देखा गया कि आप भी पहुंचे थे, आप भी लोगों की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे थे, तो ज़्यादातर किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आपके क्षेत्र में बनी हुई हैं? पर ज़्यादा बड़ी कोई ऐसी समस्याएं आती नहीं है, लेकिन जैसे पानी है, बिजली है और किसी के कोई डॉक्यूमेंट विकलांग सर्टिफिकेट है और किसी के पेंशन का प्रकरण होते हैं जो समाज कल्याण विभाग से संबंधित होते हैं। ये सारी समस्याएं होती हैं जो आम जनमानस की बहुत ज़रूरी समस्याएं हैं, जो कि एज में भी बुजुर्ग लोग हैं और जिनको पेंशन लगाने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, अलग अलग विभागों में दौड़ना पड़ता है। तो उसकी दौड़ ख़त्म हो जाए, एक ही स्थान पे उनको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है सर, और पिछले सालों में किस तरह के कार्य रहे आपके विधानसभाओं में और इस बार की नए साल के बाद से किस तरह के परिणाम आपने लिए हैं कि क्या कुछ आप खास करने वाले हैं, किस तरह की नीति बना रहे हैं इस साल में, क्या कुछ स्टार्टिंग से खास रहेगा आपका? सरकार ने वास्तव में पहले से ही, मैंने कहा नहीं कि 2014 से जब से सरकार देश में चल रही है, तो निश्चित रूप से सरकार का एक अपना मूल मंत्र है कि सबके साथ, सबके द्वार, सबके विकास की बात करने वाली सरकार हमारी है। तो निश्चित रूप से सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और आज भी जो पिछली योजनाएं थी, कुछ योजनाएं धरातल पे में आ गई हैं और निश्चित रूप से जो आगे का भी हमारा रोड मैप है कि भविष्य में जो कार्य होने हैं उनको भी हम लोगों के बीच में रख रहे हैं कि ये कार्य आगे होने वाले हैं। निश्चित रूप से पौड़ी में भी जो हमारी विधानसभा के अंतर्गत है, जैसे पानी की समस्या के लिए एक पंपिंग योजना हमको मिली है श्रीनगर से 100 करोड़ की, और अभी जो जिस पे जल्दी काम शुरू हो जाएगा, एक हमको एनसीसी का एक जो बहुत सालों से लंबित था उसके लिए भी 72 करोड़ का जो है हमें धनराशि स्वीकृत हुई है और जल्दी उसमें काम शुरू होने वाला है। भविष्य में आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो एक झील का प्रोजेक्ट है और एक हमारा स्टेडियम बनने वाला है जो कि सीकू में बनेगा, उसकी डीपीआर वगैरह भी जा चुकी हैं और कुछ हमारे जियोज जारी हो गए हैं जो कि जल्दी एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग का भी था, उसका भी जियो हो गया है। तो निश्चित रूप से कुछ काम धरातल में हो गए। जो पिछली 10 योजनाएं मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनमें से कुछ योजनाएं शुरू हो गई हैं, कुछ आगे हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से सरकार विकास की ओर काम कर रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है आशान्वित है और आशा बना के रखी हुई है कि विश्वास और आशा के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का जो भाव है वो जनता का भाव भारतीय जनता पार्टी की प्रति है। निश्चित रूप से आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तराखंड में जो है सरकार बनाने वाली। एक के बाद एक कई कानून आप लोगों ने बनाए इस बार की सरकार में। आप लोग यूसीसी लेकर के आए, नकल विरोधी कानून लेकर के आए, कितना फायदा आप लोग इन सब चीज़ों का मानते हैं? और ये कानून मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे ये कानून बने हैं, हमारा हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं और उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ है। तो निश्चित रूप से समानता का जो ये अधिकार है ये बहुत ही आवश्यक है और आज पूरा देश उत्तराखंड से एक प्रेरणा ले रहा है। उसी दिशा में अन्य प्रदेश भी लागू कर रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में। तो निश्चित हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हम बधाई के पात्र हैं
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमें बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने साहस किया कि इस तरह का यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। और साथ ही नकल विरोधी जो अध्यादेश जो कानून लाए हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक कानून है। और इसमें वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं, जो मेहनत करके पढ़ लिख कर आते हैं और उनको अंतिम समय पे नौकरी से बाहर होना पड़ता है, तो जो ये कानून बना है ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक कानून है। और इससे बहुत गरीब बच्चे जो है बिना सोर्स के, बिना सिफारिश के, अपनी मेहनत करके जो है एक ही बच्चा जो है लगातार 3-3 और 4-4 परीक्षाओं में पास हो जा रहा है और वो अपनी चॉइस की जो सेवा है उसको चयनित करता है, उसको जो है वो चयनित करके जहां वो जाना चाहता है उस सेवा में जाता है। तो ये कि इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रायाल ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। ऐसे में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आ रही जनता की शिकायतों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि समस्याओं के निस्तारण में फरियादियों को संतुष्ट करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग की समस्या को तय समय में निस्तारित करेंगे, जिसके समय समय पर वो खुद ही मॉनिटरिंग करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला, अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहाँ से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। तो जनपद स्तर में अधिकांश L1, L2 लेवल की जो शिकायतें, आज उनका रिव्यू लिया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को उसमें बुलाया गया था। तो अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से, जल संस्थान से, PWD, नगर पालिका, नगर निगम, जो जन समस्याओं को केंद्रित या एड्रेस करने वाले विभाग हैं उनसे रिलेटेड थी। तो इसमें लगभग जो हमारे 50-60 विभाग होते हैं, सभी विभाग के प्रतिनिधियों से रिव्यू लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।